हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं महामैराथन क्लास, जो कि हमारी फिजिक्स फर्स्ट बुक, तो यानी कि आज हमारी फिजिक्स के फर्स्ट बुक के अंतर्गत जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, यानी कि जो हमारे बोर्ड में पूछे जाएंगे, यूपी बोर्ड में के अंतर्गत पूछे जाएंगे, तो आज हम उन्हें देखते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कूलॉम के नियम से, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक, जो कि यानी कि हमारी फर्स्ट बुक में दे रखा था। तो हम आज सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से हमारे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए, हमने कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट करके रखे हैं जो हम आपको किसी इस प्रकार बताते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कूलॉम का नियम, यानी कि कूलॉम का नियम क्या है और किन्हीं दो आवेशों के लिए इसे सिद्ध कीजिए। तो यानी कि उसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो आप काफ़ी और पेन निकाल लीजिए और हम आपको वाइट बोर्ड पर लिखाएंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ ही उतारते रहिएगा। सही। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में लिखते हैं हम सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत यानी कि सही से लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत है हमारा कूलॉम का नियम क्या है। तो लिख लीजिए आप, कूलॉम का नियम क्या है। सबसे पहले क्या कूलॉम का नियम क्या है और किन्हीं दो आवेशों के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। किन्हीं दो आवेशों के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नोट का आंकिक मान ज्ञात कीजिए, जो कि होता है 8.85 गुणा 10 की पावर कितनी होती है, -12। तो यानी कि इसे भी देख लेते हैं, ये भी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में है। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो एप्सिलॉन नोट का आंकिक मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कि आप इसे भी देख लीजिएगा, ये भी हमारा कूलॉम के फर्स्ट नियम से निकलता है, तो इसे भी देख लीजिएगा। और हमारा इसी के अंतर्गत तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षीय स्थिति में। क्या हो जाएगा, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो यानी कि ये भी हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही लिया गया है। अक्षीय स्थिति के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई के लिए हमें क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं इसी के अंतर्गत कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन पर हमें कुछ प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Q बराबर NE, यानी कि हमें यहाँ पर या तो आवेश दे दिया जाएगा यहाँ पर हमारे फेरों की संख्या दे दी जाएगी N बराबर। तो और इलेक्ट्रॉन की हमें संख्या पता है कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की पावर कितनी होती है हमारी, -19। तो इन फॉर्मूलों को भी देख लेंगे, इन पर कुछ आप सब सवाल प्रैक्टिस करके चले जाइएगा। तो जिसमें से हमारा फर्स्ट जो वो हो जाएगा फॉर्मूला Q बराबर NE। और सेकंड वाला बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा E बराबर F
अपन में क्या हो जाएगा हमारा क्यू नोट, ई बराबर एफ बटा क्यू नोट। तो यहाँ पर ई क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ क्या है यहाँ पर फोर्स, और क्यू क्या है यहाँ पर क्यू नोट आवेश। सही। और हमारा इसी के अंतर्गत एक फॉर्मूला और है, तो इसे भी देख लेंगे। तो ई बराबर क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पी अपॉन आर की पावर क्यूब। सही। तो इस फॉर्मूले के अंतर्गत ही हमें एक आधा अंक की क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो उसी के अंतर्गत हमारा जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत, वो आता है गॉस की प्रमेय। तो यानी कि गॉस की प्रमेय भी हर साल पूछी जाती हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या है एवं इनके लिए सूत्र स्थापित कीजिए, तो इसे भी लिख लेंगे हम। तो चौथा क्वेश्चन लिख लेंगे हम, गॉस की प्रमेय क्या है, सही। तथा इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए, तो इसे भी देख लीजिएगा आप। तो गॉस की प्रमेय क्या है और इसके लिए क्या करना है हमें, सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसे भी देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंतर्गत हमारा दूसरे चैप्टर के अंतर्गत क्या जाएगा, एक अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, यानी कि इसे भी देख लेंगे हम। तो पाँच में क्या हो जाएगा, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और हम आपको बता दें कि जो हमारे लॉन्ग अंक के क्वेश्चन आएंगे वो तो या चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत आएंगे, या फिर हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है वो है प्रत्यावर्ती धारा, तो यानी कि उसके अंतर्गत आएंगे। तो और बीच में से आ जाते हैं तो या फिर समांतर क्रम या श्रेणी क्रम इस प्रकार से आ जाते हैं। तो बाकी हमारे ज़्यादातर इन 2 या 3 चैप्टर से ही उम्मीद है अंक के क्वेश्चनों की, या फिर सेकंड बुक के अंतर्गत वो देख लेंगे हम। आपको उसके अंतर्गत तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज ले आएंगे, तो वह भी बता देंगे आपको। सही। तो इससे अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो जाएगा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है और तथा इसके लिए सूत्र, मात्रक व सूत्र स्थापित कीजिए। तो देख लेते हैं हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, सही। इसका मात्रक व सूत्र लिखिए। तो इसका मात्रक व सूत्र लिखिए, सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यह हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, विद्युत धारिता क्या है, यानी कि C बराबर Q/V। तो इसे भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत भी हमें काफ़ी 1 या 2 नंबर के अंतर्गत क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे भी देख लेंगे हम। तो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। तो वैद्युत धारिता क्या है, क्या हो जाएगी हमारी वैद्युत धारिता क्या है, जिसे हम क्या करते हैं, C बराबर क्या होता है हमारा Q/V। तो ये क्या हो जाएगी हमारी वैद्युत धारिता हो जाएगी। और इसके बाद जो हमारा काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है संधारित्र के लिए, यानी कि संधारित्र के लिए समांतर क्रम व श्रेणी क्रम का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यानी कि यह सूत्र स्थापित करने के लिए भी पूछ सकता है और इस पर एग्जाम्पल से भी पूछ सकता है, समांतर क्रम अथवा श्रेणी क्रम पर। तो आप इसे भी देख लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो लिख लेंगे इसे भी।
क्वेश्चन नंबर 8। तो संधारित्रों के लिए समांतर क्रम अथवा श्रेणी क्रम के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सही। तो इसे भी देख लीजिए। और यहाँ पर हमारा एक अंक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके ऊपर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के ऊपर। तो वो क्या है, U बराबर 1/2 CB का स्क्वायर। तो यानी किसी फॉर्मूले को लिख लेते हैं हम। तो हमारा इसके यहाँ पर लिख लेंगे हम 9 के अंतर्गत, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेते हैं। तो ये U यानी कि U क्या है, हमारी स्थितिज ऊर्जा है। तो U बराबर 1/2 क्या होता है हमारा CV का स्क्वायर। तो C क्या है यहाँ पर, संधारित्र, और V क्या है यहाँ पर, विभवांतर है, और U क्या है यहाँ पर, स्थितिज ऊर्जा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, जूल, यानी कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है हमारा, जूल। तो इसे भी देख लेंगे हम। तो देख लीजिए, ये हो गए हमारे 9 क्वेश्चन, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट। और हम अब आगे देख लेते हैं। तो ऊपर वाले को रफ कर लेते हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम इसकी PDF भी आपको डाल देंगे। तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सही। तो आप मेरे साथ साथ भी उतार सकते हैं, या फिर हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। सही। तो देख लेते हैं, इसे और रफ कर लेते हैं हम, काफ़ी स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सही। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत 10, तो उसमें देखते हैं हम, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए तथा इन प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ की भी गणना कीजिए। तो यानी कि जौन सी हमारी 2 समांतर संधारित्र प्लेट होती थी, तो उनके बीच जो परावैद्युतांक पदार्थ होता है, तो वह भी हमें चित्र में दिखाना है। और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, या कौन कौन सी दूरी पर रखी जाती है, कितना चार्ज होता है, उस पर कितना विभवांतर होता है, वह सब की भी हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो ये भी हमें काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो इसे भी देख लेते हैं हम। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र स्थापित कीजिए। और तथा इन प्लेटों के बीच के बीच क्या करना है हमें, परावैद्युतांक पदार्थ की भी गणना कीजिए। के बीच परावैद्युतांक पदार्थ की भी गणना कीजिए। परावैद्युतांक पदार्थ की भी क्या करनी है, हमें गणना करनी है। तो इसी के अंतर्गत हमारा जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, वो जाएगा एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर क्या है। तो देख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या है। सही। और इसके अंतर्गत हमारा जो, यानी कि ये हमारा 5वें चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट आ चुके हैं।
तो इसी के अंतर्गत देखते हैं हम, इसी के अंतर्गत आ जाएगा हमारा अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आ जाएगा ओम का नियम क्या है तथा इसके लिए हमें सूत्र स्थापित भी कीजिए। तो यानी कि हमें 2 नंबर में पूछ लेगा, तो 2 नंबर हो या 1 नंबर हो, हमें तो बोर्ड एग्जाम में एक एक आधा आधा नंबर भी बहुत प्यारा लगता है। तो इसे भी देख लेते हैं हम। तो 12वां, तो 12 के अंतर्गत क्या हो जाएगा हमारा, ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम क्या है तथा इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सूत्र स्थापित। तो ओम का नियम हमारा क्या होता है, वो होता है V बराबर क्या होता है हमारा IR। तो ये क्या होता है हमारा ओम का नियम होता है। तो इसे देख लेंगे अगर आपने, यानी कि पहले तो हमने ये वीडियो में करा दिया है, अगर नहीं कराया हो तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको जो है ये करा देंगे। सही। तो और इस पर हमारे ओम के नियम पर 1 अंक की क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसे आप रिवीजन करके जाइएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं हम अंकिक क्वेश्चन। सही। और 1 अंक क्वेश्चन आ सकता है हमारा कूलॉम के नियम पर। तो कूलॉम का नियम क्या है हमारा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा R²। तो एक उस पर भी आ सकता है। और इसी के अंतर्गत हमारा जो 13वां क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा किरचॉफ का नियम क्या है। तो यानी कि किरचॉफ का हमारा पहला नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम संधि का नियम भी बोलते हैं। तो उसे पहला नियम भी बोलते हैं और संधि का नियम भी बोलते हैं, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। और इसी के अंतर्गत हमारा एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे कि अभी बताएंगे हम आपको। तो किरचॉफ का नियम क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है। और इसी के अंतर्गत आगे क्या पूछेगा, संधि अथवा पास के नियम भी संधि अथवा पास के नियम की भी गणना कीजिए। क्या करनी है हमें, गणना कीजिए। हम आपको किरचॉफ का पहला नियम बताते हैं, संधि का नियम। तो वो क्या है हमारा, तो यानी कि मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई धारा आएगी अथवा जाएगी, और यहाँ से ऐसे जाएगी, और यहाँ से मान लो थोड़ा सा नीचे चल जाएगी, तो ये भी हमें कई भागों में विभाजित हो सकती है, जैसे यहाँ से और यहाँ से। तो यानी कि जो हमारी इसके पॉइंट के अंदर की ओर जाएगी उसे क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे, और जो पॉइंट से बाहर की ओर जाएगी इसे क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे। सही। तो इसी प्रकार जो अंदर की ओर जाएगी उसे क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे, और जो बाहर की ओर जाएगी उसे क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे। तो ये बाहर की ओर है, ये माइनस जाएगी, और ये अंदर की ओर आएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी प्लस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी बाहर की ओर, ये प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी अंदर की ओर जाएगी, यानी कि प्लस हो जाएगी। सही। तो देख लीजिए आप। तो इसे क्या मान लेते हैं हम, I1 I2 I3 I4 I5, और क्या हो जाएगा हमारा I6, और ये क्या हो जाएगा I7। तो इसी के अंतर्गत हम अपना फॉर्मूला भी बना सकते हैं। वो क्या बना सकते हैं, तो I1 अंदर की ओर है, तो इसे क्या लिख लेंगे हम, प्लस की लिख लेंगे I1, और दूसरी क्या हमारी बाहर की ओर है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी माइनस का I2, और तीसरी अंदर की ओर है, प्लस का क्या हो जाएगा हमारा I3, और ये I4 क्या है हमारा बाहर की ओर है, माइनस I4, और 5 क्या है हमारा अंदर की ओर है, प्लस I5, और I6 क्या है हमारा वही बाहर की ओर है। तो इसे क्या करेंगे हम, I6 क्या हमारा बाहर की ओर है, और I7 क्या है हमारा अंदर की ओर है, तो इसे प्लस I7, और बराबर में क्या कर देंगे हम 0। तो इसी के अंतर्गत यानी कि मान लो यह I1 कुछ दे रखा होगा, यानी कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर उस प्रकार दे रखा होगा, तो उसी के अंतर्गत हम इस फॉर्मूले रख देंगे, और क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल आएगा। तो इस पर आपको क्वेश्चन देख करके जाने हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। हम नीचे वाले को रफ कर देते हैं, आपने उतार लिया होगा, तो देख लेते हैं हम। और तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सही। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत देखते हैं हम,
तो क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत देखते हैं हम। वो देखते हैं हम प्रतिरोध का समांतर क्रम अथवा श्रेणी क्रम का सूत्र का भी निगमन कीजिए। तो देख लेते हैं हम प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम अथवा श्रेणी क्रम के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और इस पर क्या आ सकता है हमारा, एक अंकित क्वेश्चन मिल सकता है आपको, अंकित क्वेश्चन। तो आप इसे देख लीजिएगा इसी के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर अब क्या देखेंगे हम 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंतर्गत देखेंगे हम व्हाइट स्टोन ब्रिज यानी कि व्हाइट स्टोन सेतु क्या है। व्हाइट स्टोन सेतु, तो ये व्हाइट स्टोन सेतु के नाम से भी आ सकता है या व्हाइट स्टोन सेतु ब्रिज के नाम से भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ब्रिज। तो सेतु के नाम से भी आ सकता है या फिर ब्रिज के नाम से भी आ सकता है। तो का सिद्धांत क्या है, का सिद्धांत हमारा क्या है, सही। और इसी के अंतर्गत हमारा जो है फॉर्मूला हो जाएगा और इस पर हमारा अंक के क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा P/Q बराबर क्या हो जाएगा, R/ क्या हो जाएगा हमारा S। और यहाँ पर क्या डालेंगे हम, अंकिक क्वेश्चंस। तो यानी कि इस पर आ जाता है। तो यानी कि जैसे कि हम देख लेते हैं तो व्हाइट स्टोन से तो यानी कि ब्रिज जो होता है वो ऐसा होता था। तो यहाँ पर हम अपना कोई पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट। तो यहाँ से क्या होगा, एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पर जोड़ देंगे और एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पर जोड़ देंगे, सही। और एक प्रतिरोध क्या करेंगे हमारा यहाँ पर जोड़ देंगे, सही। तो ये क्या है प्रतिरोध। और एक प्रतिरोध क्या करेंगे हमारा यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पर जोड़ देंगे। और ये क्या करेंगे हमारा यहाँ पर नीचे बैटरी लगा देंगे, यानी कि 5 वोल्ट की बैटरी कर सकते हैं हमारे। यहाँ पर हमारी कोई धारा एम्पियर गुजर जाएगी, सही। तो इस प्रकार से जो सवाल आएगा वो इस प्रकार से इस फॉर्मूले पर सवाल हमारा आएगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा आप, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये इस सूत्र पर काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसी के आधार पर हमारा एक और फॉर्मूला हो जाएगा। तो वो हो जाएगा S बराबर क्या हो जाएगा हमारा R100 माइनस क्या हो जाएगा L और अपन में क्या हो जाएगा हमारा L। तो आप एक क्वेश्चन इस पर भी देख लीजिएगा, इस पर भी काफ़ी बार हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और अब जो काफ़ी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा चैप्टर नंबर 7, जिसके अंतर्गत वो हो जाएगा बायो-सैवर्ट का नियम क्या है। तो बायो-सैवर्ट का नियम काफ़ी बार पूछा गया है ये, और ये डेरिवेशन के साथ पूछा गया है। तो बायो-सैवर्ट का नियम क्या है तथा इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए, सही। तो आप इसे भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो ये क्या है हमारा बायो-सैवर्ट, क्या है बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, सही। तथा इसके लिए क्या करना है हमें, सूत्र स्थापित कीजिए। तथा इसके लिए सूत्र स्थापित तथा इसके लिए क्या करना है हमें, सूत्र स्थापित कीजिए, सही। और जो हमारे इसी के अंतर्गत जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है, सही। तो यानी कि ये हमारा 16वां क्वेश्चन हो जाएगा, 17वां हम उसे मान लेंगे। तो यानी कि 17वां इसे मान सकते हैं। और इसी के अंतर्गत हम अब अपना कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता
तो दोनों में संबंध स्थापित कीजिए। तो यानी कि म्यू नॉट इंटू म्यू क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसमें अंतर। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित करना है। तो इसे भी देख लीजिए। निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता इसे क्या बोलते हैं हम, म्यू नॉट। सही। तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। सही। तो इसे भी देख लीजिए आप, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। सही। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़े साइड हो जाते हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम क्या करते हैं, ऊपर से रफ करते हैं। तो देख लीजिए हम, तो ये क्या हो सकता है, हमारे क्वेश्चन नंबर 18 हो चुके हैं। तो हम आपको फर्स्ट बुक के अंतर्गत 40 क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि सारे की सारे क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आपको पेपर इसी से बाहर नहीं मिलेगा। इसी के अंतर्गत कुछ डेरिवेशंस मिल जाएंगे, कुछ इसी जोन से हम डेरिवेशंस बता रहे हैं। इसी के अंतर्गत जो फॉर्मूले बनेंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो यानी कि आपने 2 या 3 दिन पहले भी तैयारी की, और अगर इन क्वेश्चनों को ये तैयार कर लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सही। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। और अगला जो हमारा इसी के अंतर्गत क्वेश्चन आ जाएगा, वो आ जाएगा एम्पियर का नियम, यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसके लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सही। तो इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए, यह क्या है, एम्पियर का नियम है। और अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इसी के अंतर्गत, वो हो जाएगा साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। तो वो क्या हो जाएगा, 20, यानी कि साइक्लोट्रॉन, ये क्या हो जाएगा हमारा, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। एवं संरचना, एवं क्या हो जाएगा हमारा, संरचना। कॉमा क्या हो जाएगी हमारी, कार्यविधि का चित्र सहित क्या करना, हमें वर्णन कीजिए। सही। तो आपको फालतू कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लिया, तो आपको फालतू देखने की एक भी क्वेश्चन जरूरत नहीं है। तो हमारा इसी के अंतर्गत जो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21, वो आ जाएगा, जो कि ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमें 2 नंबर में पूछे जाते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो देख लेते हैं हम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ अथवा क्या हो जाएगा हमारा, दाएं हाथ अथवा दाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के नियम
के नियम को लिखिए, अथवा कि मैं क्या लिख सकते हैं हम, समझाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के क्या हो जाएगा हमारा दाएं हाथ का नियम। तो ये दाएं हाथ का नियम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा काफ़ी पूछा जाता है, कम ये भी नहीं बाएं हाथ का नियम। तो आप इन्हें दोनों को कंपैरिजन कर करके नहीं चलेगा, यानी कि दोनों को तैयार कर करके चलिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंतर्गत देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा निलंबित चल कुंडली। तो यानी निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत, संरचना एवं उसकी भी सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसे भी देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 के अंतर्गत क्या हो जाएगा हमारा निलंबित चल कुंडली, निलंबित चल कुंडली धारामापी की संरचना सिद्धांत तथा सूत्र स्थापित कीजिए, स्थापित कीजिए। तो ये भी हमारा काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपने नीचे वाला उतार लिया होगा, तो हम इसे रफ कर लेते हैं। सही। तो आपको एम्पियर का परिपथीय नियम जो है हमारा, तो इस पर हमारा एक अंक क्वेश्चन भी पूछ सकता है और इसका डेरिवेशन भी पूछ सकता है। और इसी के अंतर्गत हमारा बायो-सैवर्ट का नियम भी इसी प्रकार है। तो बायो-सैवर्ट के नियम पर भी हमारा काफ़ी बार अंक क्वेश्चन भी पूछ सकता है और क्या कर सकता है, उसका प्रूवमेंट भी पूछ सकता है। तो आप इन्हें दोनों करके ही चलिएगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है, वो आपको पूरी बुक का टेस्ट लेगा, ये नहीं 1 या 2 चैप्टर के लेगा। तो इसी के अंतर्गत हमारा 23वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्टेज सुग्राहिता को में क्या हो जाएगी हमारी धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण कीजिए। सही। तो इसे भी देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 जो हो जाएगा हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंतर्गत यानी कि इन 2 फॉर्मूले बताएंगे हम आपको, और इस पर हमारा क्या पूछ लेता है, आगे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसके अंतर्गत हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहला फॉर्मूला वो जाएगा टो बराबर, इसे क्या बोलते हैं हम, यानी कि जे का उल्टा जो होता है वो होता है टो। तो टो बराबर क्या हो जाएगा हमारा NIAB, और क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। और इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा S बराबर क्या हो जाएगा हमारा IG, और अपन में क्या हो जाएगा 1 माइनस का IG, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा G। सही। और इसी के अंतर्गत अब देख लेते हैं हम अपना 25वां क्वेश्चन। तो 25वां क्वेश्चन जो है वो हमारा काफ़ी बार एक क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जाता है, और कभी कभी हमें 2 नंबर में भी पूछा जाता है, और ये पूछा ही जाता है। वो क्या है, नमन कोण अथवा नति कोण, यानी कि नमन कोण क्या है और नमन कोण का ही दूसरा नाम क्या है, नति कोण। तो नति कोण क्या है, तो हम इनके दोनों ही नाम लिख लेते हैं। तो नमन कोण क्या है, नमन कोण जिसे क्या बोलते हैं हम, नति कोण क्या है। सही। तो नमन कोण अथवा नति कोण क्या है। और हमारा और 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा क्या, क्यूरी ताप से आप क्या समझते हैं, क्यूरी ताप से आप क्या समझते हैं, क्या हो जाएगा, हम समझते हैं। क्यूरी ताप से आप क्या समझते हैं। तो इसी के अंतर्गत हमारा 27वां क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वो भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अथवा परिणामी घटक की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी कि वो जो हमारा फॉर्मूला होता था
तो चुंबकीय भौगोलिक यमोत्तर या फिर उत्तरी यमोत्तर, वो जो क्वेश्चन थे हमारे इस प्रकार के। जो हमारा फॉर्मूला था वो था बी बराबर बी एच का स्क्वायर अपन बी बी का स्क्वायर, और इस पर क्या था हमारा अंडर रूट था। तो इसे भी देख लेते हैं हम। तो 27वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 27वां वो हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र के घटक या क्या हो सकता है हमारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सही। और हम इस पर फॉर्मूला भी देख लेते हैं, यानी कि कुछ फॉर्मूले हैं इन पर हमारा काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। वो है हमारा जिसके अंतर्गत पहला जो फॉर्मूला है, तो क्षैतिज घटक के ऊपर क्षैतिज घटक या फिर क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, वो है हमारा बी एच का स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा बी वी का स्क्वायर। सही। और इसी के अंतर्गत यदि हमें एंगल निकालने के लिए जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा टेन इनवर्स बी वी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा बी एच। सही। तो ये दो फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे, तो इसे भी देख लीजिएगा आप। और हम ऊपर से रफ करते हैं, और कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, तो उन्हें भी देख लेते हैं हम। तो देख लीजिए आप। सही। तो और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं हमारे। तो आपको फर्स्ट बुक के अंतर्गत पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा। अगर आपने ये सब क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं तो इन क्वेश्चनों को तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सही। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 तक हो चुका है, और अब बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंतर्गत क्या देखते हैं हम, वो देखते हैं हम चुंबकीय पदार्थ कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं हमारे, 3 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। तो यानी कि इन तीनों को देख लेंगे। तो इन तीनों ही पदार्थों को देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आता है हमारा वो लोह चुंबकीय पदार्थ या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ आते हैं। तो आप इन तीनों को भी देख लीजिएगा। तो चुंबकीय चुंबकीय पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। और इन पदार्थों की क्या करनी है, इन पदार्थों की विशेषताएं भी लिखिए, विशेषताएं भी लिखिए। तो ये क्या है हमारे, तो सबसे पहला जो हमारा ये 3 प्रकार में बांटे गए हैं, वो जिसके अंतर्गत हमारा पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय
अनुचुंबकीय पदार्थ। और नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा? लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ, सही। तो देख लीजिए आप। और इसी के अंतर्गत हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, 29। तो 29 में क्या हो जाएगा हमारा? लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम, क्या है हमारा? लेंज का नियम क्या है? और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या हो जाएगा हमारा? सप्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो सप्रेरण गुणांक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एल से, सही। तो सप्रेरण सप्रेरण गुणांक की परिभाषा, सप्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक भी लिखिए, सही। तो इसी के अंतर्गत हमारे 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो उन्हें 10 क्वेश्चंस को और देख लेते हैं हम। तो जिसमें से हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, उसमें से हमारा आपको सही बुझे तो 50% तो वही चैप्टर आपको पास करा देगा, प्रत्यावर्ती धारा। अगर जिस बंदे ने वह चैप्टर सही से कर लिया तो आपको वही पास करा देगा, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको अथवा में भी मिलते हैं और कुछ आपको रियल में भी देखने के लिए मिलते हैं। और उसमें से ही एक एक या दो दो नंबर में क्या बोल देता है, डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो उसी के अंतर्गत सबसे पहला जो और क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत यानी कि चैप्टर नंबर 10 के अंतर्गत हमारा 31वां क्वेश्चन वो है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम को लिखिए। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम को लिखिए। संबंधी नियम को लिखिए तथा इसके लिए सूत्र का भी निगमन कीजिए। तथा इसके लिए सूत्र का भी निगमन कीजिए। तथा इसके लिए सूत्र का भी निगमन कीजिए, सही। तो 32वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इसी के अंतर्गत, वो हो जाएगा अन्योन्य प्रेरणा। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है? तथा भाववर्त धाराएं धाराएं अथवा धाराओं से आप क्या समझते हैं? धाराओं से आप क्या भावार्थ धाराओं से आप क्या समझते हैं? तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जो कि है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा इसे ही क्या बोलते हैं हम, डायनोमो का सिद्धांत। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, इसका संरचना सिद्धांत कोमा कार्यविधि का सचित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये हमारा 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 2025 के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही हो जाएगा ये। तो आप इसे देख लीजिए। और दूसरा हमारा जो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा परीक्षा की दृष्टि से, वो हो जाएगा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर की संरचना कोमा कार्यविधि और इसे विधि को भी समझाइए। तो इसे देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 33,
तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऊपर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लिख लेंगे, वो लिख लेंगे। तो प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा जनित्र धारा जनित्र अथवा डायनोमो अथवा डायनोमो का सिद्धांत संरचना तथा कार्यविधि को चित्र सहित समझाइए। कार्यविधि को सचित्र सहित समझाइए। सही। और इसी के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 34। तो ये भी, इसे भी हम मोस्ट लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंतर्गत वो हो जाएगा हमारा ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है। सही। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, संरचना तथा कार्यविधि को समझाइए। कार्यविधि को सचित्र सहित समझाइए। तो सचित्र सहित समझाइए। सही। तो ये हमारे काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। और अब हम देख लेते हैं, इसे रफ करते हैं। ऊपर वाला आपने तार लिया होगा। सही। तो हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 के अंतर्गत हमारा क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 के अंतर्गत दिया गया हमें प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान के लिए क्या करना है, हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो 35, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सही। तो व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देख लेते हैं हम आगे। तो IRMS बराबर क्या हो जाएगा हमारा, I0 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा √2। तो इस पर भी हमारा काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये भी हमारा काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। और इस पर भी हमें काफ़ी बार क्वेश्चंस देखने के लिए मिले भी हैं। तो देख लेते हैं हम। और इसी के अंतर्गत हमारा जो एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है, वो मिल सकता है Z बराबर, यानी कि Z क्या हमारा प्रतिबाधा है यहाँ पर, Z बराबर R² और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा XL का स्क्वायर। सही। और इस पर क्या हो जाएगा हमारा √। तो यहाँ पर Z क्या है हमारा प्रतिबाधा। सही। तो इस पर भी देख लीजिएगा आप। और इस पर क्या मिल सकता है हमें, एक लॉन्ग क्वेश्चंस। सही। तो देख लीजिएगा आप। तो और क्वेश्चन नंबर 36, के अंतर्गत क्या है हमारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। तो इसे भी देख लेते हैं हम। वैद्युत चुंबकीय
वैद्युत चुम्बकीय तरंगे, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं? वैद्युत चुम्बकीय तरंगे हमारी क्या हैं? और क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 के अंतर्गत जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मैक्सवेल का वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत लिखिए। तो मैक्सवेल ने जो हमारी तरंगे के बारे में सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने 4 नियम दिए थे मैक्सवेल ने, उसी के अंतर्गत तो आप उन्हें देख लीजिएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं, हम मैक्सवेल का वैद्युत चुम्बकीय तरंगिकाओं का क्या करना है, हमें सिद्धांत को लिखिए। तो देख लेते हैं हम। तो मैक्सवेल का वैद्युत चुम्बकीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, यानी कि वैद्युत चुम्बकीय तरंग, तो तरंग का क्या बोलना है हमें, सिद्धांत। तो तरंग का सिद्धांत क्या है? सहविस्तार कीजिए। तो सहविस्तार लिखिए। सही। तो देख लेते हैं हम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए क्या हो जाएगी हमारी, विस्थापन धारा क्या है? तो एम्पियर का मैक्सवेल समीकरण प्राप्त कीजिए। तो इसे भी लिख लेते हैं हम। तो विस्थापन धारा क्या है? विस्थापन धारा क्या है? एम्पियर मैक्सवेल समीकरण प्राप्त कीजिए। मैक्सवेल समीकरण प्राप्त कीजिए। करण प्राप्त कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 39 के अंतर्गत जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा L-C संयोजन के लिए श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसे भी देख लेते हैं हम। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़े साइड हो जाते हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 के अंतर्गत देखते हैं, जब तक हम नीचे वाले को रफ कर लेते हैं। सही। तो क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, LCR संयोजन के लिए श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए। अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र भी प्राप्त कीजिए। अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। अनुनादी का सूत्र भी प्राप्त कीजिए। और इसी के अंतर्गत हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 के अंतर्गत क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिघात
प्रतिघात का अर्थ समझाइए। अर्थ समझाइए। प्रेरण प्रतिघात का क्या हो जाएगा, अर्थ को समझाइए। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारी फर्स्ट बुक के अंतर्गत 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसी के अंतर्गत यानी कि फर्स्ट बुक के अंतर्गत आपको क्वेश्चन यहाँ से बाहर कतई भी देखने को नहीं मिले के। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इन्हीं सभी टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट सभी वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो सभी प्लेलिस्ट बनी गई हैं, यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर प्लेलिस्ट दी गई हैं। तो यदि आप सभी को इन्हीं सभी की पीडीएफ भी चाहिए, तो यानी कि अदर वीडियो की भी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी कि आपको पीडीएफ के चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको इन सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।